हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, किसी भी बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का एनसीईआरटी क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण होता है इस सभी को पता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग इसी कड़ी में देखने वाले हैं आप लोगों को औद्योगिकरण का युग, जो कि हिस्ट्री का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 है, औद्योगिकरण का युग। इसमें एनसीईआरटी के जितने सारे सवाल है सभी को देखने वाले हैं दोस्तों। और बता दूं, आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो मतलब इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। मैंने हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला है ही नहीं। तो अगर आप इस चैप्टर को पहले पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग ये चैप्टर देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा इसमें, आप लोग का पूरा वीडियो मतलब पूरा जो चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, और समझ में भी आ जाएगा। तो आप लोग एग्जाम में आराम से लिख सकते हो, टेंशन मत लीजिए, आराम से देख लीजिए। औद्योगिकरण के युग और चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी का, संपूर्ण प्रश्न उत्तर इसमें मिल जाएगा। इससे पहले चैप्टर नंबर 3 का मैंने अपलोड कर दिया है। तो बोर्ड एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो इस बार क्लास 10 का, तो जाके इसको जरूर देख लीजिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, बुक का लैंग्वेज क्या होता है, हार्ड होता है, इसमें बहुत आसान लैंग्वेज मैंने एक्सप्लेन किया। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर सर विद्यार्थी पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार का अपडेट्स आप लोगों को मिल पाए और अच्छे से पढ़ाई कर पाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर का पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं क्या है। पहला सवाल है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। देखिए क्या है, निम्नलिखित व्याख्या करें, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, यहाँ बोल दिया कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए, या फिर बोल दिया कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किए, व्याख्या करें। इस प्रकार का क्वेश्चन दे देगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए, स्पिनिंग जेनी मशीन ऊन कताई की प्रक्रिया तेज कर दी थी। मतलब स्पिनिंग जेनी दोस्तों एक मशीन था जिसको ऊन काटता था, ठीक है। अब लोग क्या करते थे, हाथ से काटते थे, तो मशीन से थोड़ी कोई सकता है। तो क्या करता था, मशीन क्या करता था, ऊन की कताई बहुत तेज कर दी थी। यह मशीन महिलाओं से ज्यादा तेज काम करता था और एक साथ कई ऊन के धागों की कताई हो जाती थी। महिलाएं क्या, अब महिलाओं की दो ही आते हैं ना, मतलब सभी के दो ही हाथ होते हैं, तो वो लोग क्या हाथ से काटता था, उसके जगह पर मशीन तो स्पीड काम करेगा ही भैया, जिसके कारण इस मशीन के आने से उन्हें अपना रोजगार छिन जाने का भय सता रहा था। अब सोचिए कि आप काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, आपकी जगह पर आप ही का काम कोई मशीन बहुत जल्दी कर दे रहा है, तो भैया आपको क्यों रखेगा कंपनी वाला, ठीक है। मशीन को रख लेगा ना, मशीन का काम यूज करेगा। जब 10 आदमी का काम एक मशीन कर सकता है तो फिर मशीन ही रहेगा ना। तो इसी वजह से उन महिलाओं को अब रोजगार सताने का छिन जाने का भय सताने लगा, और इसीलिए जो ब्रिटेन की महिला कामगार ने मशीन स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। हमले मतलब ये नहीं कि मशीनों से एकदम लड़ाई युद्ध छिड़ गया, नहीं, उनका विरोध करने लगा, ठीक है, समझ गए। अगला सवाल है हम लोग का, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या करें। क्यों क्यों करवाने लगा भैया। 17वीं शताब्दी में जो यूरोपीय शहरों के सौदागर था, वो गांव में आकर किसानों और कारीगरों से काम क्यों करवाने लगा, शहरों में क्यों नहीं काम करवाया। तो देखिए क्या है, 17वीं शताब्दी में यूरोप के शहरों में क्षेत्रों में गिल्ड हुआ करते थे, ठीक है। गिल्ड एक प्रकार के वहां पर साहूकार या फिर कह सकते हैं बड़े आदमी होते थे जो बहुत प्रभावशाली होते थे, उनका प्रभाव रहता था, ठीक है। वो जो कह देते वो मतलब क्या कहते हैं, लक्ष्मण रेखा, उसके पार कोई नहीं जा सकता था। इनका काम किसी भी क्षेत्र में उत्पादन और कीमत दोनों को नियंत्रित करना था, जिस कारण किसी भी नए व्यवसाय के लिए व्यवसाय में शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता था। अब जो ये गिल्ड होते थे दोस्तों, ये जो गिल्ड, ठीक है, ये क्या करते थे, कोई भी चीजों का दाम तय करते थे, ठीक है, उत्पादन और कीमत को नियंत्रण करता। अब मान लीजिए आप कितना उत्पादन करेंगे, आप मार्केट में कितना सामान बेचेंगे, ये भी अगर कोई दूसरा तय करने लगा तो आपका बिजनेस तो डूब गया, क्योंकि भैया आप अपने मन अनुसार तो उत्पादन नहीं कर पा रहे हो, मन अनुसार अपने बेच नहीं पा रहे हो, ठीक है। कोई और उस पर नियंत्रण कर रहा है, नहीं तुम इतना रेट रखो, इतना 5 किलो से ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते हो, तब तो फिर ऐसे व्यवसाय नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल हो गया था उन लोगों के लिए व्यवसाय करना, और इसीलिए दोस्तों 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर जो है गाँव की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे, और गाँव में जाते थे, गाँव में जितना मैं उतना किसानों से उत्पादन करवाते थे। वहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला गिल्ड भैया आए नहीं, गिल्ड आता तो मारता उठा के दोस्तों, वहां पर गिल्ड आता ही नहीं था, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार आप लोग समझ जाइए इसको। तो गांव में गिल्ड का कोई खौफ नहीं था वहां पर, तो इसलिए गांव में आकर आराम से लोग किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे, भाई तुम उत्पादन करो और हम आप लोग जो माल सामान है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है। सूरत बंदरगाह 18वीं शताब्दी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया, क्यों। अब आप लोग सोचेगा सर हाशिया क्या, हाशिया मतलब डूब गया, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई कंपनी हाशिए पर पहुंच गया, मतलब वो डूबने के कगार पर पहुंच गया, उसी प्रकार। तो सूरत बंदरगाह जो दोस्तों था, ठीक है, बंदरगाह मतलब जो जहाजों का स्टेशन होता है ना, उसे बंदरगाह कहते हैं। तो देखिए क्या बोला है कि मशीनों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के सूती कपड़ों का दबदबा रहता था। जो मशीनों का युग दोस्तों आया, ठीक है, उससे पहले क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के सूती कपड़ों का दबदबा रहता था, और उस समय सूरत के बंदरगाह का बड़ा ही बोलबाला था, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा निर्यात होते थे। अब देखिए, जो भारत से सूती कपड़े बनते थे
तो सूरत का जो बंदरगाह था इसी के थ्रू से जाते थे, इसी स्टेशन से होकर निकलते थे। और भैया जहाँ स्टेशन में भीड़ भाड़ रहेगी उसका तो बोलबाला होगा ही, कमाई मोटा कमाई होता था। लेकिन जब यूरोपियन कंपनियों ने अपना पैर पसारना शुरू किया तो सूरत के तट पर स्थित बंदरगाह का निर्यात कम होने लगा और वे हाशिए पर चले गए। लेकिन जब यूरोपीय कंपनियों ने अपना पैर पसारना शुरू किया, मतलब औद्योगिकरण की युग आ गया, तो उस वक्त दोस्तों फिर मशीनों से सब बनने लगा। तो उस वक्त जो भारत के सूती कपड़े थे वो निर्यात कम होने लगे, तो जो सूरत बंदरगाह था वहाँ पर मतलब उसको लॉस होने लगा, तो हाशिए पर वो लोग चला गया। वो लोग मतलब क्या, सूरत बंदरगाह हाशिए पर चला गया, ठीक है, क्योंकि अब उत्पादन उन लोग उतना बाहर में बेच नहीं पाता था अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। वहाँ पर फिर औद्योगिकरण का युग आ गया था। जो औद्योगिकरण से मतलब मशीनों से जो कपड़े बनते थे वो सस्ते होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया। भैया ये गुमास्ता क्या है, तो देखिए ईस्ट इंडिया व्याख्या करना है आप लोग को, मतलब क्यों नियुक्त किया, गुमास्ता क्या है, व्याख्या करें, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। गुमास्ता क्या होता है, तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ वेतनभागी कर्मचारी रख दिए थे जो क्या करते थे, बुनकर पर निगरानी रखते थे, ठीक है। उनको नौकरी पर रख दिया था वेतनभागी कर्मचारी को, उन्हीं को गुमास्ता कहा था। गुमास्ता काम क्या होता था, तो देखिए क्या काम होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के वस्त्र व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए थे, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। मतलब क्या, गुमास्ता क्या काम करते थे कि जो बुनकर है वो सामान जो है सिर्फ कंपनी को ही बेचे, दूसरे किसी को नहीं। कपड़े की गुणवत्ता कैसी है, हाँ अच्छा तो दे रहा है ना, किसी और को सामान नहीं ना बेच रहा है, ये सब देखने का काम गुमास्ता का था, जिनके लिए उन्हें दोस्तों सैलरी मोटी रकम दी जाती थी, और उन्हें ही दोस्तों गुमास्ता कहा जाता है, ठीक है। कोई और चीज़ गुमास्ता यहाँ हाई फाई लोग नहीं है, ठीक है। नौकरी, नौकरी मतलब क्या, नौकर, समझ रहे हो। 19वीं सदी के आखिरी में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में कम कर रहा था। ये आपको उत्तर सही गलत में करना है, तो देख लीजिए ये गलत हो गया। 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, बिल्कुल ये सही था। उसके बाद अमेरिकी गृहयुद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास के निर्यात में कमी आई, तो ये गलत है, कमी नहीं आई थी। और फ्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता, यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं आया, देख लीजिएगा, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूर्व औद्योगिकरण का मतलब बताइए। एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, ये आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पूर्व औद्योगिकरण का मतलब क्या है, पूर्व में आपको क्वेश्चन समझ के पता चला। पूर्व औद्योगिकरण, पूर्व मतलब क्या, पहले, क्या, तो औद्योगिकरण से पहले का युग को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। तो देखिए इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन का होने लगा था। क्या, इंग्लैंड और यूरोप में की जो फैक्ट्री थे वहाँ पर जो फैक्ट्री के स्थापना होने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्री में नहीं होता था। अब जो बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होता था, ठीक है, ये कहाँ पर होता था, यह फैक्ट्री में नहीं होता था। इसमें वस्तु का उत्पादन कारखाने के बजाय घरों में होता था। तो औद्योगिकरण के इस युग को पूर्व औद्योगिकरण कहा जाता है। मतलब सिंपल से एक शब्द में कह सकते हैं कि औद्योगिकरण से पहले के युग को पूर्व औद्योगिकरण कहते थे, जब ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नहीं था, ठीक है। तो उस वक्त क्या, यूरोप में, इंग्लैंड में फैक्ट्री नहीं था, तब उस वक्त भी उत्पादन होता था, लेकिन वो गाँव में होता था, ठीक है, घरों में होता था। तो इस युग को ही दोस्तों वहाँ पर पूर्व औद्योगिकरण कहता है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अब चर्चा करना है दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल, ये सब एग्जाम में आप लोग का इसमें से बहुत सारे सवाल है, आया है और आएगा भी। क्या है पहला सवाल कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। क्यों देते थे भाई साहब, तो देखिए क्यों देते थे। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की वजह से हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। मशीनों की वजह से, मशीनों की वजह से नहीं, मशीनों की वजह, ठीक है, मशीनों की वजह हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। यार यहाँ पर तो पूरा क्वेश्चन ही छप गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझदार हो। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, जिनके निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण थे, पहला कारण श्रमिकों की अधिकता, मतलब उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। मतलब जो उद्योगपति थे उन लोगों को श्रमिकों को वेतन ज़्यादा नहीं देना पड़ता था, वेतन आसान, उन लोग को उद्योग आसानी से वो लोग मिल भी जाता था श्रमिक,
ठीक है। तो भारी वेतन मद में कोई लागत जैसे नहीं लगती थी, इसलिए उन्हें कोई परेशानी हुआ नहीं भैया। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिन पर बहुत ज़्यादा खर्च आने वाला हो, ठीक है। और मशीनों को खरीदने में भी यहाँ पर लाख 2 लाख खर्चा होता था, लाखों रुपया खर्चे होते थे। और श्रमिकों को ज़्यादा खर्च नहीं होता था, उन लोगों का श्रमिक जो मेहनताना था वो भी कम था, इसलिए वो लोग उसको नहीं देखते। नेक्स्ट कारण क्या था दूसरा, कि श्रम की मौसमी मांग। मतलब बहुत सारे उद्योगों में क्या होता था ना कि श्रमिकों की मौसमी मांग मौसमी आधार के आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। मतलब मान लीजिए ठंडे में ज़्यादा ठंड कपड़ा का जरूरत पड़ गया तो ठंडे में ज़्यादा काम को बुला लिया, ज़्यादा क्या बोलता है कारीगरों को बुला लिया, फिर उसके बाद कारीगरों को छुड़वा दिया। इस प्रकार मतलब मौसमी मांग के आधार पर घटती, जबकि मशीन को आप एक बार रख लिए तो उसको पैसा देकर आपको रखना पड़ेगा उसको, ठीक है। किसी खास समय उन्हें ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती थी तो किसी समय उनका काम कम मजदूरों में ही हो जाता था। किसी समय उनका काम कम मजदूरों में ही हो जाता, कम कर दीजिए, कम मजदूरों में ही हो जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है मानवीय कौशल से बनने वाले उत्पाद की मांग। बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मतलब बहुत सारे ऐसे उत्पाद थे जो मशीनों से नहीं बनते थे, केवल हाथ से ही बनते थे। मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। और मशीनों में क्या एक सांचा रहता है, उसी आधार पर सब बन जाएगा। लेकिन हाथ से क्या अलग अलग डिजाइन के बन सकते थे। लेकिन विक्टोरिया कालीन में ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे। और वहाँ पर जो विक्टोरिया थे, ब्रिटेन में जो उच्च वर्ग के लोग थे वो हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे, क्योंकि मशीन में भैया एक प्रकार का सामान बनता था, ठीक है, और हाथों से क्या अलग अलग डिज़ाइन के बनते थे, ठीक है। अब आप ही को बताइए कि एक प्रकार का खाना डेली डेली देगा तो खाइएगा? नहीं खाइएगा ना, अलग अलग। अरे नया नया ड्रेस पहनना है, नए नए डिज़ाइन का पहनना है, तो बिल्कुल वही वाला वहाँ पर भी शौक था, भले पुराने ज़माने का था, तो शौक तो था ना भैया। तो बस वही समझ लीजिए। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? तो देखिए क्या किया, किसको क्या किया, गुमास्ता नियुक्त कर दिया भाई। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। क्या क्या कदम उठाए? सबसे पहला कदम क्या उठाया कि कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। मतलब जो दलाल होते थे कंपनी और उसके बीच में, बुनकरों के बीच में, और बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना चाहा, डायरेक्ट नियंत्रण। उसके लिए क्या किया उन्होंने, गुमास्ता नियुक्त कर दिया और दलाल जो था सब दलालों को खत्म कर दिया, ठीक है। भाई तुम क्यों रहोगे बीच में, मैं अपने मतलब पैसा देकर लोग रख लूंगा। उसी प्रकार का कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। बिल्कुल, अभी मैंने इसको पहले वाला न्यूज़ समझा दिया ये लोगों का काम क्या होता था। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, तो हो सकता है कि बीच में भी इससे सवाल उठा ले, बोल दे गुमास्ता किसे कहते हैं, तो आप लोग नहीं बोल पाओगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त कर दिया था, जिनका काम होता था कि बुनकरों पर निगरानी रखे, कपड़ों की गुणवत्ता जांचे। इस प्रकार बना बना के लिखिएगा ना, तो बिल्कुल मैं समझा दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। गुमास्ता किसे कहते हैं, इसको लिख दीजिए, हो गया आंसर। तो समझ जाइएगा ना भाई, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्या था पॉइंट, कि कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने की पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। अब कंपनियों क्या था कंपनी कि भाई तुम जो माल बनाओगे सिर्फ मुझे ही बेचोगे, भैया तुम इतना 100 रुपया एक्स्ट्रा रख लो इसके लिए, लेकिन किसी और को माल मत बेचना, ठीक है। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। मतलब एक बार जब ऑर्डर दे दिया बुनकरों की भाई तुमको ये सब बनाना है, तो उसको कच्चा माल खरीदने के लिए पहले ही पैसा दे देता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था, उसे वही किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। सिंपल सब बात है, सिंपल सब बस पॉइंट बना के लिख दीजिए। इतना आसान शब्दों का तो मैंने बना दिया है। कल्पना कीजिए कि आपको ब्रिटेन तथा कपास के इतिहास के बारे में विश्वकोश के लिए लेख लिखने को कहा गया है। इस अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर अपना लेख लिखिए। देखिए ऐसे लेख लिखना आप लोगों को कि ब्रिटेन में सफलतापूर्वक कपड़े, सूती वस्त्र, मोटा या महीन प्रकार के कपड़े अपना पूर्ण नियंत्रण और वर्चस्व बना लिया था। इसने मैनचेस्टर निर्मित सूती कपड़े को बेचने के लिए अपने सभी उपनिवेशों में बाजार बना लिए थे, जो हाथ से बने कपड़ों से सस्ता था। कपड़े के व्यापार से ब्रिटेन ने बड़ा लाभ कमाने का तरीका ढूंढ लिया था, ठीक है। सिंपल सा इसको देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बुनकरों को ऋण देती थी, अभी तो मैंने बताया, और गुमास्तों से उनकी निगरानी करवाती थी। इससे ब्रिटेन को मोटे और महीन कपड़ों की नियमित आपूर्ति मिलती रहती थी। क्या बोला है देखिए कि आपको ब्रिटेन तथा कपास के इतिहास के बारे में विश्वकोश के लिख लिखने का गया। तो कपड़े के बारे में जितना सा आपका नॉलेज है यहाँ पर लिख दीजिएगा कि हाँ किस प्रकार लोग बुनकरों को नियुक्त करता था, बुनकरों को लोग कर्जा देता था, गुमास्तों को नियुक्त करता था, ठीक है।
और इससे ब्रिटेन को मोटे और महीन कपड़ों की नियमित आपूर्ति मिलती रहती थी। ब्रिटेन में अनेक स्थानों पर सूती कपड़ा मिलों की स्थापना से, और ब्रिटेन में क्या हुआ, अनेक स्थानों पर सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई। यहाँ से औद्योगिक विकास में भी मदद मिली, और इस प्रकार कपास के व्यापार पर नियंत्रण करने के कारण ब्रिटिश की वैश्विक अर्थव्यवस्था में अच्छी स्थिति बनी रही। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन एक बार आया नहीं है, लेकिन चांस भी कम है, लेकिन समझ लीजिए फिर। 4 नंबर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? भैया ये बहुत वेरी वेरी हॉट क्वेश्चन है, तो समझ लीजिए अच्छे से कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। अब सोचिए, आपको कोई मार रहा है, आपका एक बिजनेस है, और आप क्या उस वक्त बिजनेस देखोगे कि उससे लड़ाई में लड़ो, उससे लड़ोगे, पहले अपना जान बचाओगे ना। तो यही चीज हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन खुद को बचाने में लग गया, ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, और भारत में अपना माल जो है वो भेज नहीं सका, जिसके कारण भारतीय उद्योग को अपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। और जब आपको कोई मारेगा, उसी पर समय आपका जो कॉम्पिटिटर होगा, आपके जो बिजनेस में कंपटीटर होगा, आपका आप ही के प्रकार का जो बिजनेस करने वाला है, उसको तो मौका मिल गया भाई आगे बढ़ने का। ठीक है, तो उसी प्रकार भारत क्या हो गया, भारत को पनपने का मौका मिल गया। भारत को उद्योगों को इंग्लैंड के सभी कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई। इसी और भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया था, मतलब भारत के जितने सारे लोग सामान खरीदते थे, एक विशाल देसी बाजार मिल गया था। युद्ध लंबा चला तो भारतीय कारखाने में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनाने लगे। मतलब युद्ध में जितनी सारी चीजें प्रयोग होते थे, अब वो चीजें भारत में भी बनने लगी, क्योंकि युद्ध लंबा चला। जैसे अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन और इसमें रसिया में। उसी प्रकार दोस्तों, युद्ध कभी किसी का ना भला किया है ना भला करेगा। ठीक है, नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखानों कई पारियों में चलने लगे, बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया, और इसलिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। सिंपल सिंपल सा शब्द है, इसको समझ लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों ये वाला चैप्टर आप लोग खत्म होता है। एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है, न जो बोर्ड एग्जाम में आया है उसको, और न ही आप लोग का आने वाला क्वेश्चन को। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस समझ जाइए जो मैंने एक्सप्लेन किया है। ज्यादा वीडियो तो बड़ा हुआ नहीं, सिर्फ 15 मिनट का 16 मिनट का वीडियो है, तो आप लोग देख लीजिए। सोचिए ना, 15-16 मिनट आपका एक चैप्टर खत्म हो जा रहा है, और क्या चाहिए। आप क्लास करने जाओगे, ट्यूशन करने, 2 दिन एक चैप्टर को लिखोगे, 2 दिन याद करोगे। भैया सिर्फ 15 मिनट में आप इस वीडियो को देख लोगे। 2 बार देखोगे तो 30 और 15 मिनट, और एक बार देखोगे और 15 मिनट, 3 बार इस वीडियो को देखोगे तो कोई मजाल है कि इस एक भी क्वेश्चन छूटेगा? बिल्कुल नहीं। तो अच्छे से देख लीजिए, सभी को शेयर जरूर कर लीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिले। ठीक है, चैनल पर पहली बार प्लीज सब्सक्राइब करके इसी प्रकार हमें मोटिवेट कीजिए, और अच्छा वीडियो नेक्स्ट टाइम जरूर आएगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।